हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन पार्श्व गायक के बारे में, जिसे सुनकर आपको भी काफ़ी आनंद आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन हमेशा इसी प्रकार बरकरार रखिएगा। आप सभी का चैनल पर विजिट करने के लिए और हमारी अन्य सभी वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। रफ़ी सही मायनों में एक संपूर्ण गायक थे। उनके तरकश में शास्त्रीय संगीत, रोमांटिक गाने, दुखी गाने, खुशी वाले पेपी गाने, देशभक्ति वाले गीत, रॉक एंड रोल, डिस्को नंबर्स, भजन, शब्द, कव्वाली, नातिया कलाम, क्या क्या तीर नहीं थे। रफ़ी ने 14 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेज़ी में भी 2 गाने गाए थे। 60 के दशक में वो जब मॉरिशस गए थे तो वहाँ उन्होंने क्रियोल में भी एक गाना गाया था। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो रफ़ी ने भारत में ही रहने का फ़ैसला किया। रफ़ी को बम्बई में सबसे पहला ब्रेक दिया गया था संगीतकार नौशाद के द्वारा। 70 के दशक में नौशाद ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था, मैंने बड़े से बड़े गायक को सुरों से हटते हुए देखा है। एक तन्हा मोहम्मद रफ़ी हैं जिनको कभी सुरों से हटते हुए तो मैंने नहीं देखा। इन दोनों ने कुल 41 फिल्मों में एक साथ काम किया। एक बार एक दूसरे रेडियो इंटरव्यू में नौशाद से पूछा गया, अगर आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी संगीत रचना करनी हो तो आप क्या करेंगे। नौशाद का जवाब था, रफ़ी और मैं हमेशा एक हुआ करते थे। उनके जाने के बाद मैं सिर्फ 50% बचा रह गया हूँ। मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि वो रफ़ी को इस दुनिया में सिर्फ 1 घंटे के लिए दोबारा भेज दें ताकि मैं अपनी बेहतरीन संगीत रचना करा सकूँ। जब भारत विभाजन के सदमे से उभर ही रहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मौके पर राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी को हुस्न राम भगत राम ने संगीत में ढाला था और उसको स्वर दिया था स्वयं मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को सुनने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खास तौर से मोहम्मद रफ़ी को दिल्ली में अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया था। गीत सुनकर नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। भारत की आज़ादी की पहली वर्षगांठ पर नेहरू ने रफ़ी को चांदी का एक मेडल भेंट किया था। सिर्फ 24 साल के मोहम्मद रफ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान साबित हुआ था। उस गीत को पूरे भारत में बहुत सराहा गया और मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। उनकी ज़िंदगी में पहले से काफ़ी अधिक परिवर्तन आ गए थे। नौशाद के अलावा मोहम्मद रफ़ी के सबसे करीबी संगीतकार थे ओ.पी. नैयर। नैयर साहब समय के बहुत ही ज़्यादा पाबंद थे। वो 9:10 पर अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे। उसके बाद किसी को अंदर आने नहीं दिया करते थे। आकाशवाणी के पूर्व अनाउंसर किशन शर्मा अक्सर रफ़ी के साथ लाइव संगीत समारोह में जाया करते थे। किशन शर्मा याद करते हैं, रफ़ी साहब भी समय के बहुत पाबंद थे। एक बार उन्हें आने में 1 घंटे की देरी हो गई। आते ही उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में फंस गया था। नैयर ने तुनक कर जवाब दिया, आपके पास शंकर जयकिशन के लिए समय था, ओ.पी. नैयर के लिए नहीं। आज से ओ.पी. नैयर के पास रफ़ी के लिए समय नहीं रहेगा। रिकॉर्डिंग रद्द कर दी गई और अकाउंटेंट से कहा गया कि वह रफ़ी का हिसाब कर दे। इसके बाद एक पत्रकार ने पूरे मामले को तुल देने के इरादे से मोहम्मद रफ़ी से कहा, नैयर आपके साथ इतनी बेइज्जती से कैसे पेश आ सकते हैं। रफ़ी ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, मैं गलत था, नैयर साहब सही थे। 3 साल बाद रफ़ी नैयर के घर आए। नैयर ने अपने सबसे पसंदीदा गायक से कहा, रफ़ी यहाँ आकर तुमने सिद्ध किया है कि तुम ओ.पी. से कहीं बेहतर इंसान हो। तुमने अपने अहम पर काबू पा लिया जो मैं नहीं कर सका। और मोहम्मद रफ़ी ने एस.डी. बर्मन के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय गीत गाए हैं। वर्ष 1958 में काला पानी फिल्म के लिए गाए उनके गीत हम बेखुदी में वो काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई थी। राजू भारतन अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं, हम बेखुदी में कि धुन बर्मन दादा ने मुसलमानों के एक धार्मिक गीत आले रसूल में जो मुसलमा हो गए की धुन पर बनाई थी। ये धुन मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली अजान से बहुत कुछ मिलती थी। उन्होंने पहले इसका बंगाली अनुवाद कर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कलकत्ता के सुनने वाले के लिए आजमाया। फिर मजरू सुल्तानपुरी ने इसके आधार पर एक गीत लिखा जिसके बोल थे, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। वर्ष 1971 में आई गैम्बलर फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए गाने मेरा मन तेरा प्यासा के बारे में भी एक किस्सा मशहूर है। राजू भरतन
लिखते हैं, जब रफ़ी इस गाने की फ़ाइनल रिहर्सल के लिए एस.डी. बर्मन के घर पहुंचे तो बर्मन ने उनसे कहा, आप हर गाने के लिए कितनी तैयारी करके आते हैं। इस पर रफ़ी ने कहा कि आप मेरी कार में बैठिए, हम महालक्ष्मी की फेमस लैब में जाकर इस गाने को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन बर्मन ने कहा, मैं आपकी कार में नहीं, मेरी कार में स्टूडियो में जाएंगे। इसका कारण बाद में पता चला कि बर्मन नहीं चाहते थे कि वो रफ़ी को उनके ड्राइवर के सामने गाने से संबंधित कोई हिदायत दें। फेमस स्टूडियो जाने के दौरान रफ़ी ने बर्मन की कार में इतना अच्छा रिहर्सल किया कि उन्होंने पहले टेक में ही मेरा मन तेरा प्यासा गीत को ओके कर दिया। रफ़ी लता मंगेशकर को अपनी बहन की तरह मानते थे। एक बार एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था, उन्होंने एक बार किसी को मुझे उर्दू सिखाने के लिए भेजा था, उनकी वजह से ही मैं उर्दू बोलना सीख पाई। जो साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, नक्श लायलपुरी और राजेंद्र कृष्ण के गीतों को गाने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। 60 के दशक में रॉयल्टी के मुद्दे पर रफ़ी और लता मंगेशकर में मतभेद पैदा हो गए और दोनों ने साथ गाना छोड़ दिया। सचिन देव बर्मन की कोशिशों से इन दोनों के बीच सुलह हुई। धन्यवाद आप सभी का।